आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट के 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाला सीटेट एग्ज़ाम, केबीएस या फिर जो अदर टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम लोगों ने जो है ना 2018 के जो साइकोलॉजी पोर्शन है उसके 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स पेडागोजी के भी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। देखिएगा, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो जो हमारा भारत है उसमें बिहार के सापेक्ष जो जम्मू एवं कश्मीर है और जो गोवा है उसकी स्थिति क्या है। पूर्व और पश्चिम है क्या, पश्चिम और पूर्व है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण है, या फिर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व है। देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम बात करें भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू एवं जो कश्मीर है वह उत्तर पश्चिम में है, और जो बिहार के सापेक्ष हम गोवा की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम में है। याद रखिएगा, आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया है तो वह इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है, ठीक है, तो कौन सी वह स्थिति है जिसमें वह सबसे ज़्यादा धीमी होगी। तो इसका आंसर बताइएगा। देख लेते हैं यहाँ पर। देखिएगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो, क्या वह तब धीमी होगी, या फिर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, या सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में ही कमी आती है। क्या इसके वजह से जो है ना वह बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वह धीमी होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो सतह क्षेत्र है, ठीक है, और जो तापमान है दोनों में कमी आती है, तो वह बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया वह कैसी होती है, सबसे धीमी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ठीक है, जो स्थान रहते हैं, दूरियां रहती हैं और जो दिशाएं रहती हैं, उनको जो है ना उनकी सापेक्ष जो स्थिति रहती है उसको समझने की क्षमता। ठीक है, क्या दिशात्मक कौशल है, चित्रण कौशल है, या स्थितीय कौशल है, या फिर ग्राफिक कौशल है। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर जो है ना वह क्या हो जाएगा। देखिएगा, हम लोग जो है ना चित्रण कौशल के द्वारा स्थानों, दूरियों, दिशाओं जो है उनकी सापेक्ष स्थिति को समझ सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासतौर पर सीटेट एग्जाम में। यदि आप लोगों ने हमारे जो एनसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन वाली क्लास है और जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है उनको नहीं देखा है, तो आपको उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वह आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि वह कौन सा एनसीएफ है जिसमें जो है ना प्राथमिक स्तर मतलब पहली से लेकर 5वीं तक एक एकीकृत पाठ्यचर्या, एक एकीकृत जो पाठ्यचर्या है उस क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी सिफारिश की थी। क्या एनसीएफ 2005 ने की थी, या एनसीएफ 1988, या एनसीएफ 2000, या फिर एनसीएफ 1975। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो एनसीएफ 1975 है, इसने जो है ना जो पर्यावरण अध्ययन है इसको एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एनसीएफ सन 1975 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो बताइएगा, भारत में जो है ना वह किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। देखिएगा, जो स्थानांतरित कृषि है इसको क्या कहा जाता है, इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। और ये जो है ना उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जो उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि हम बात करें नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ पर जो है ना इस प्रकार की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बताइएगा, नदी बांधों से उत्पन्न जो नदी और जो बांध रहते हैं उनसे उत्पन्न जो जल विद्युत है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, या फिर यह जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं क्या। तो बताइएगा, इसका जो है ना वह क्या आंसर हो जाएगा। देखिएगा,
हमसे पूछा गया है सत्य नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य है। जो बांध जो है ना वह स्वदेशी लोगों को अपनी जो नदी है, ठीक है, नदी की जो जीवन रेखा है उनसे अलग करते हैं। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल हो सकते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। क्या जो बांध है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, क्या यह सत्य नहीं है? या फिर बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये वाला सत्य नहीं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो सीटेट है उसने इसका क्या आंसर बताया हम लोग आपको बताने वाले हैं। देखिएगा इसका जो सीटेट ने आंसर बताया है वह कौन सा बताया है, वह ऑप्शन नंबर 1 बताया है कि बांध जो है वह टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। यहाँ पर हम यह कहेंगे कि यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। देखिए हवा को तो बिल्कुल भी बांध प्रदूषित नहीं करता है, क्या पानी को भी प्रदूषित नहीं करता है? देखिएगा यहाँ पर ना हमको सबसे बेस्ट आंसर देखना है, तो बेस्ट आंसर यही हो जाएगा कि जो बांध है ना वह सिर्फ जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, और हमसे नहीं पूछा गया है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो बताइए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, जो जलवाष्प भी ग्रीन हाउस है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? जो भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वह मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तानों में क्या गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, क्या इस वजह से जो ठंडे रेगिस्तान है मानसून से प्रभावित नहीं होते? या फिर इस वजह से नहीं होते कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली, ठीक है, कम होती है, या फिर ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं? देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है उन पर जो है ना मानसून जो है ना प्रभावित क्यों नहीं होते, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान जो है वह हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तो इसी वजह से जो है ना मानसून से प्रभावित नहीं होते। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? देखिए जो ताजमहल है इसके पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकोंडा जो किला है वह किसने बनवाया था? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, या फिर पल्लव राजवंश? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा इसका जो आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, 3rd हो जाएगा। ये जो गोलकोंडा किला है, ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो यह जो है ना यह काकतीय राजवंश वालों ने बनवाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला क्वेश्चन, देखिएगा, ठीक है। 15, ठीक है ना, ग्राम ml, ठीक है, या ml घनत्व और 3 ml, ठीक है, आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो बताइएगा क्या 18 ग्राम होगा, ठीक है, 45 ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा, या फिर 12 ग्राम होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 45 ग्राम हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है? तो आदिश राशि कौन सी है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, या फिर भार? जो आदिश राशि है वह कौन सी है? तो देखिए जो आदिश राशि है वह द्रव्यमान है। कौन सी है? द्रव्यमान जो है ना वह एक आदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? एक ऐसी वस्तु वह कौन सी है जिसमें से कोई भी प्रकाश की जो किरण है ना वह गुजर नहीं सकती है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, या फिर उत्तल? देखिएगा जो अपारदर्शी जो वस्तु है ना, ठीक है ना, इसमें से कोई भी प्रकाश की किरण जो है वो गुजर नहीं सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg हो? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 60 kg, 10 kg, ठीक है, या फिर से 60 N, या फिर जो है ना 10 या 10 N, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा यहाँ पर? ठीक है, 60 kg, 10 kg, 60 N, या फिर 10 N? जो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का जो भार है वह क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg हो? देखिए इसका आंसर जो है ना वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 N हो जाएगा। यहाँ पर सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें तो कुछ और ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ना यहाँ पर कह सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? जो एक विलय है उसका जो विघटन दर है वह किस पर निर्भर करता है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, या भार पर? हम बात करें एक विलय की तो उसका जो विघटन दर है, उसकी जो विघटन दर है वह किस पर निर्भर करती है? तो वह करती है सतह क्षेत्र पर, ठीक है। किस पर निर्भर करती है? सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से जो पैडागोजिकल क्वेश्चन है ना वह स्टार्ट हो चुके हैं, और पैडागोजी को कैसे सॉल्व करना है
तो उसके लिए जो ना हम आपको एक अलग से जो वीडियो है ना, ठीक है, क्लास है वो प्रोवाइड करा देंगे। बट आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि वह जो क्लास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिएगा, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण, सुषमा मान लीजिए एक टीचर है, वह चाहती है कि जो उसके छात्र हैं उनको पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, जिससे कि बच्चे जो है ना वह पेड़ों के संरक्षण के प्रति कैसे हो जाएं, संवेदनशील हो जाएं। कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, या पोस्टर बनाना, या फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चे क्या करेंगे, किसी पौधे को अपनाएंगे, पोषित करेंगे, तो उनको जो है ना उसका जो है ना ठीक है उसके बारे में पता चलेगा, और वह इसके लिए संरक्षण वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। क्योंकि देखिए वह उस पौधे को क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, उसको पोषित करेंगे, पानी देंगे, तो उन्हें खुद समझ में आएगा कि जो पौधे हैं ना वह ठीक है, और उनके महत्व को समझेंगे, तो वह समझ सकते हैं कि जो पौधे हैं ना हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए, ठीक है, इस वातावरण के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो वह जो पेड़ है ना उनके संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पेडागोजिकल क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। देखिए अभय मान लीजिए एक टीचर हैं, उन्होंने अपने जो छात्र हैं उनसे उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, ठीक है, तो इस सर्वेक्षण के लिए कौन सी जो ठीक है ऑप्शन है या स्थिति है वह प्रासंगिक नहीं है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया है, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिए समुदाय के साथ बात करेंगे तभी तो और ज़्यादा पता चलेगा ना कि ठीक है उनके आसपास के जो है ना किस बीमारी से पीड़ित हैं। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये भी ठीक है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये तो नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिल्कुल इनसे हेल्प मिलेगी। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने का सक्षम बनाया है, ठीक है, बिल्कुल ये भी होगा कि जो है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सीखेंगे, अपने विचारों का संप्रेषण करेंगे। उसके बाद देखिएगा इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो आंसर है, देखिए अकॉर्डिंग टू हम लोग बात करें जो CTET की ऑफिशियल आंसर की है, उसने जो है ना इसका आंसर क्या बताया, उन्होंने जो है ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बताया, ठीक है, क्या बताया है, 4 बताया। लेकिन हमारे हिसाब से जो है ना इसका 3rd होना चाहिए कि इससे जो है ना बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। देखिए सक्षम बनाना किसी भी चीज़ का लक्ष्य नहीं होता है कि बिल्कुल मतलब पूरी तरह से वह सक्षम हो जाए, ठीक है, बिल्कुल भी गलतियाँ ना करे। देखिए गोल को प्राप्त कर ले, ठीक है, वह उन चीज़ों को समझ ले जो समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए इससे जो है ना यह भी होगा ना कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। बट यहाँ पर देखिए ऑफिशियल आंसर की ने आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। एक देखिए आपातकालीन जो परिस्थितियाँ आती हैं उनके बारे में बात करने के लिए एक प्रिय टीचर है, तो उसने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया गया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर, ठीक है, सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक व्हील का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो ये जो है ना कौन सा जो है ना सबसे ज़्यादा उपयुक्त दृष्टिकोण है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर है 78 और 78 का जो आंसर है ना वह आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, अन्वेषण दृष्टिकोण। अन्वेषण का मतलब होता है यहाँ पर हम कह सकते हैं खोज करना, ठीक है ना, इंक्वायरी जो है ना अप्रोच यहाँ पर जो है ना इसका यूज़ किया उन्होंने। हम यहाँ पर कह सकते हैं देखिएगा जो बच्चे हैं ना उन्होंने क्या है उन चीज़ों की खोज की है, ठीक है, मतलब उनको उनके बारे में पता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। और उन्होंने क्या किया है, जो विज्ञापन है उनसे भी खोज की है, संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या चीज़ों को खोजा है। आगे देखेंगे हम लोग, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। देखिए जो समुदाय रहता है वह एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। क्या? इसलिए बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं
और उनके पास समय है, क्या इसलिए ये जो है ना वह अधिगम के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है? यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है? या फिर हम यूँ कह सकते हैं कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। देखिए समस्त ज्ञान को जो है ना बिना आलोचना के स्वीकार यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होगा, ना ही सस्ता और सुलभ है ऐसा कहा गया है। ठीक है, देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। इसी वजह से जो समुदाय है ये एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन कहलाता है। आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा EPS, ठीक है ना, यहाँ पर EPS माफ़ कीजिएगा, EBS एनवायरनमेंट जो स्टडी है शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? क्या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना मतलब है इसका, या उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या पाठ्यचर्या से बाहर जाना? देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। बिल्कुल, जो बच्चों का ज्ञान है NCF क्या कहता है, NCF कहता है, ठीक है, NCF 2005 कि जो बच्चों का ज्ञान है उनके जो बाहर के जो ज्ञान है ना उससे जोड़ना चाहिए। ठीक है, जो बच्चों का जो बाहरी ज्ञान है ना उससे जो स्कूल का ज्ञान है उसको जोड़ना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं EBS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब यही है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना चाहिए। सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक है ना सिर्फ उन्हीं में जो है ना, सिर्फ उन्हीं का जो है ना जो सीमित, ठीक है, जो भी अध्ययन है वह नहीं कराना चाहिए, बल्कि उनके अनुभव वगैरह जो है ना उन सभी से रिलेटेड उनके जो वातावरण के अनुभव हैं, बाहरी ज्ञान है उससे रिलेटेड करना चाहिए। अगला देखिएगा, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस प्रकार से क्या सोचते हैं? देखिएगा इसका देख लेते हैं, परिवार की क्या परिभाषा गलत है? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, ना ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील क्यों है, संवेदनशील है तभी तो वह बता रही है इन सब चीज़ों को। परिवार की जो परिभाषा वह गलत है, देखिए गलत बिल्कुल नहीं है, ये सही है। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, शिक्षण जो अधिगम दृष्टिकोण है ये समावेशी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो है ना एक अलग करने की बात की जा रही है। समावेशी क्या कहती है, सबको एक साथ लेकर चलना है। यहाँ पर कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार गठन करते हैं और दादा दादी, ठीक है, एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। और जो हम आंसर आपको बता रहे हैं ना, ये जो है ना अकॉर्डिंग टू जो ऑफिशियल आंसर की उसके बता रहा है जो सीटेट के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा EVS कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, या फिर उपरोक्त सभी? देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये सभी की सभी गतिविधियाँ हैं EVS में, उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपरोक्त सभी हो? बिल्कुल ये सभी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो वह समग्र शिक्षा का कारण भी बन सकता है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, EBS पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, ठीक है, मान लीजिए जो EBS पाठ्यपुस्तक है उसमें सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है? क्या इसके बारे में जो है ना जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है? यह सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाएँ और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, या फिर कि वे पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है? देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक EBS पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जो सपेरे हैं वह जो है ना वह सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें उनकी जो अपनी आजीविका है उससे वंचित करने के लिए पहले उनको क्या किया जाए, उनकी जीविका के लिए और जो विकल्प है ना वह प्रदान किए जाएँ। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ये जो है ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसको हम बार बार इसलिए बता रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ठीक है, विद्यालय में जो मिड डे मील है उसके समय के लिए कौन सा जो है सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है या सबसे अच्छा, ठीक है, स्थिति है या विकल्प है?
शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि लेना देना नहीं है, यहाँ पर लेना देना है इसका। यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। हो सकता है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद ये भी नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस तो ऐसे रहते हैं जिनको आप देखते से ही हटा देंगे कि ये बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विद्यालय में जो मिड डे मील है उसके द्वारा ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा जो है ना शिक्षण अधिगम का अवसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने का क्या बताता है? स्कूल बैग का वजन कम करना, या ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्ययन की कम संख्या, या अबोध का भार कम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, अबोध मतलब जिनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि हम उनको जो है ना बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है, फिर भी वह चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो जो अबोध है, ठीक है ना, जो अबोध हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना ही स्कूल बैग का कम वजन या फिर ना ही है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? देखिए जो ईबीएस कक्षा है उसमें बच्चों को समूह में सिखाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? आंसर बताइएगा इसका, देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा ऑप्शन देखिए, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, या फिर कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या हम यूँ कह सकते हैं कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और यहाँ पर कह सकते हैं वर्कलोड को कम करना। क्या ये जो है ना ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का एक उद्देश्य? बिल्कुल नहीं, ये वाला जो है ना बिल्कुल उद्देश्य हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बाला का पूरा क्या है? ठीक है, जो BALA का जो पूरा रूप है वह क्या है बताइएगा, हिंदी में बताइएगा। मस्तिष्क की सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, या फिर ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू सीटेट के ऑफिशियल आंसर की अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ठीक है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? जो वैकल्पिक ढांचा है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका आंसर बताइएगा। जो वैकल्पिक ढांचा है, क्या विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण इसका अर्थ है, या विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण अलग है, या वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, ये सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बात करें वैकल्पिक ढांचे का अर्थ, ये जो है ना विचार, ठीक है, जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या है? अलग हैं। आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा, ठीक है ना। जो वैकल्पिक ढांचा है इसका क्या अर्थ होता है कि जो विचार हैं जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप है उससे, ठीक है, औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, एनवायरनमेंट का। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है, तो क्या है? मिथक है। मिथक मतलब होता है झूठा, ठीक है। क्या ये झूठ है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा, या अंधविश्वास है? देखिएगा ये जो है ना हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर देखिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है। देखिए वैसे तो एक रूढ़िबद्ध धारणा इसका आंसर होना चाहिए, बट सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है ना उसमें इसका आंसर दिया गया है मिथक। और जो ये पेपर है ना ये यहाँ पर हम कह सकते हैं 2018 का है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर उस टाइम पे मिथक दिया गया था, बट इसका आंसर रूढ़िबद्ध धारणा के रूप में कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक रूढ़िबद्ध धारणा ही है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया, बट ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। यदि अब इसका जो है ना ऑप्शन में आता है तो आप ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही लगाएं। देखिए 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया हम लोग इसी प्रकार से। 2019 हो गया, 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया और 2024 सभी एग्जाम्स को क्लियर करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट्स के। बट आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।